हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम हिंदू लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ लॉ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। लॉ विद ट्विंस जो है इंस्टाग्राम पेज का नाम है। और अगर आप हमारी वीडियो से खुश हैं और हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ हमें कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करें। जो हमारा गूगल पे फ़ोनपे नंबर है वो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। तो आज दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की बात करूं तो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ का मतलब है कि हु आर द मेकर्स ऑफ हिंदू लॉ, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ हिंदू लॉ, मतलब हिंदू लॉ कैसे बना, कहाँ से हिंदू लॉ मेनली आया। तो अगर मैं सोर्स की बात करूं तो सोर्स जो है वो मेनली दो प्रकार के सोर्स हैं। पहला जो है वो एशियन सोर्स है जिसको कि ट्रेडिशनल सोर्स भी कहा जाता है, और दूसरा है मॉडर्न सोर्स। जो एशियन सोर्स है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ट्रेडिशनल सोर्स या एशियन सोर्स को हम फर्दर चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला श्रुति है, दूसरा स्मृति है, तीसरा डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज है, और चौथा कस्टम है। और अगर मैं बात करूं मॉडर्न सोर्स की तो इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है लेजिस्लेशन, दूसरा है प्रेसिडेंट, और तीसरा है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइस। दोस्तों अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ जी गाइस, तो गाइस सबसे पहले हम एशियन सोर्स से शुरू करेंगे, जिसमें सबसे एशियन जो सोर्स है हिंदू लॉ का वो है श्रुति। अर्थात जो श्रुति है इससे हिंदू लॉ बनाया गया है। अब श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का सिंपल सा मतलब होता है कि व्हाट इज हियर्ड, अर्थात जो सुना गया हो, जो सुनी सुनाई बातें हैं वो श्रुति के अंडर कवर होती हैं। जो श्रुति है ये लैटिन टर्म सीरी से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है व्हाट इज हियर्ड। तो जो हिंदू लॉ है उसमें श्रुति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो श्रुति है वो मेनली चार प्रकार के वेदास को इंक्लूड करता है। श्रुति मेनली कंसिस्ट 4 वेदास, मैं नाम यहाँ लिख दिए हैं, और साथ ही साथ 18 उपनिषद। आप यहाँ पे मैं साइड में हो रहा हूँ, आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया सारा कुछ। तो इन्हीं को ही श्रुति में इंक्लूड किया जाता है। इसलिए जब हिंदू लॉ को ड्राफ्ट किया गया तो श्रुति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हिंदू लॉ को ड्राफ्ट करने में हमारे वेदास ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। वेदास को पढ़ा गया, ऋग वेदा, यजुर्वेद वेदा, सोम वेदा, अथर्व वेदा को पढ़ा गया। हिंदुओं में बड़े इंपॉर्टेंट वेदास होते हैं, आपको पता ही है। उपनिषद को पढ़ा गया है, इसलिए हिंदू लॉ को ड्राफ्ट करने में ये एक सोर्स माना जाता है श्रुति। अब दूसरा जो सोर्स है वो है स्मृति, उसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो अगर मैं स्मृति की बात करूं, जो दूसरा सोर्स है एशियन सोर्स, तो स्मृति का सिंपल सा मतलब होता है व्हाट वाज रिमेंबर्ड। स्मृति मैंने स्मरण करना, याद करना, व्हाट वाज रिमेंबर्ड। जो स्मृति है इज मेनली ओनली बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ सेजेस, अर्थात जो ऋषि मुनि हुए, सेजेस मतलब ऋषि मुनि, उनकी मेमोरीज के ऊपर ही ये बेस करता है। अब देखो जो स्मृति था उसमें क्या इंक्लूड करते थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद। उन वेदास को पढ़कर ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी बातें लिखी, उन्होंने स्मृतियाँ बना दी। स्मृतियाँ जैसे मनु हुए उन्होंने अपनी स्मृति लिखी, मनु स्मृति। नारदा हुए, नेपाल से रहने वाले थे नारदा, उन्होंने अपनी स्मृति लिखी, नारदा स्मृति। तो वो स्मृति में आएगा। जो स्मृति है ना, ये मेनली दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक अर्ली स्मृति और दूसरा लेटर स्मृति। जो अर्ली स्मृति है उसको जो है वो धर्म सूत्रराज कहा जाता है। अर्ली स्मृति को धर्म सूत्रराज कहा जाता है और लेटर स्मृति को धर्म शास्त्रा कहा जाता है। जो धर्म शास्त्रा है ये मेनली जो है वो शॉर्ट मैगजीन के रूप में लिखे गए हैं। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट मैगजीन। और जो धर्म सूत्रराज हैं वो जो धर्म सूत्रराज है वो श्लोकाज के रूप में लिखे गए हैं, श्लोक के टाइप में लिखे गए हैं। हाँ जी, तो अगर मैं स्मृति की बात करूं तो मेनली वैसे तो बहुत सारी स्मृतिज हैं इतिहास में, लेकिन जो मेनली फेमस स्मृति हैं वो 3 हैं, मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारदा स्मृति। अगर मैं मनु स्मृति की बात करूं तो मनु स्मृति को मनु ने लिखा था, और मनु का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे हिंदू लॉ को ड्राफ्ट करवाने में। लेकिन मनु की हर एक बात को नहीं माना गया था, कुछ बातें मानी गई थी, कुछ बातें रिजेक्ट भी कर दी थी आज के टाइम पे। अगर बात की जाए मनु की, तो जो मनु थे ये इनका मानना ये था कि जो वुमेन है उनको कोई राइट नहीं मिलना चाहिए।
ये वुमेन के अगेंस्ट थे, वुमेन को कोई राइट देने के फेवर में नहीं थे। साथ ही साथ ये शूद्र लोग जो होते हैं, शूद्रास जो होते हैं, उनके भी अगेंस्ट थे। ये बोलते थे शूद्रास को भी कोई राइट नहीं मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ब्राह्मणों को बड़े उच्च दर्जे में रखते थे। इनका मानना था ब्राह्मण ऑक्युपाई एमिनेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। इनका मानना था ब्राह्मण सबसे ऊपर है। और साथ ही साथ मनु ने कंसेप्ट ऑफ दंडा को भी रिकॉग्नाइज किया। अर्थात इनका मानना था कि अगर कोई भी लॉ को एनफोर्स करना है, पहली बात तो यह है कि किंग जो है उसको कस्टम को मानना चाहिए। किंग जो कोई भी रूल बनाता है उसको कस्टम को देखना चाहिए और कस्टम के अनुसार डिसीजन देना चाहिए। और अगर कोई लॉ को नहीं मानता है, रूल्स को नहीं मानता है, तो उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। अर्थात मनु रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ दंडा, कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट। अब मैं बात करूंगा यज्ञवल्क्य स्मृति की। तो जो यज्ञवल्क्य स्मृति थी, यह बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ बुद्धा एंड विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में लिखी गई। जब बुद्धा और विक्रमादित्य का टाइम पीरियड था उस टाइम पे लिखी गई थी। लेकिन यज्ञवल्क्य स्मृति बहुत ही ज़्यादा लिबरल है। बोलने का मतलब ये है कि यज्ञवल्क्य स्मृति जो थी वो वुमेन्स को राइट देती थी। ये बोलती थी वुमेन्स को राइट होने चाहिए। ये बोलती थी वुमेन्स को प्रॉपर्टी को ना हेड करने के राइट होने चाहिए। यज्ञवल्क्य स्मृति ये बोलती थी जो वुमेन है वो मैन के जैसे इक्वल है। इवन यज्ञवल्क्य स्मृति शूद्रास को भी राइट्स देने की बात करती थी और बोलती थी यज्ञवल्क्य स्मृति कि जो शूद्र लोग हैं वो भी एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग है, उनको भी राइट मिलने चाहिए। अगर मैं बात करूं तीसरी स्मृति नारदा स्मृति की, ये नारदा ने लिखी। नारदा जो थे वो नेपाल के रहने वाले थे। तो नारदा का मानना ये था, ये बहुत ही ज़्यादा लिबरल थे। इनका मानना था कि इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, मतलब विडो कैन रीमैरी। इन्होंने कहा विडो रीमैरी कर सकती है। नारदा जी ने बोला कि विडो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है। इन्होंने वुमेन्स को बहुत सारे राइट दिए। नारदा ने वुमेन्स को राइट दिए प्लस शूद्रास को भी राइट दिए। पर जो नारदा थे ये मानते थे कि किंग की सबसे ऊंची पोजीशन है। जो किंग है सोसाइटी में या किसी राज्य में वो सबसे ऊपर है। हर किसी को किंग की बात को मानना पड़ेगा, ये हर किसी के लिए कंपलसरी है। तो ये किंग को बहुत ऊपर मानते थे और किंग की बात को ही लो मानते थे। जो किंग ने बोल दिया वही लो है और वुमेन्स को राइट देने की बात भी करते थे। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट की, जो कि तीसरा सोर्स है, एशियन सोर्स है हिंदू लोगों का। अगर मैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट की बात करूं तो कमेंट्रीज का मतलब होता है कमेंट करना, किस चीज़ के ऊपर कमेंट करना, अपनी राय देना, अपनी कोई भी टिप्पणी करना। और डाइजेस्ट का मतलब होता है समरी, सार। अर्थात जो भी स्मृतियाँ हुई, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारदा स्मृति, उन्हीं स्मृतियों को पढ़ते हुए कई लोगों ने अपने कमेंट दिए, अपनी ही बुक के लिख दी, अपनी एक समरी दे दी। तो उनको कमेंट्री एंड डाइजेस्ट में इंक्लूड किया जाता है। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट में मेनली 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ इंक्लूड किए जाते हैं, मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड देवभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। अगर मैं मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ की बात करूं तो ये जो मिताक्षरा स्कूल था, ये जो था वो बिजनेश्वरा ने दिया था। और बिजनेश्वरा जो व्यक्ति थे उन्होंने यज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ा और यज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़कर मिताक्षरा स्कूल के बारे में बता दिया। और अगर मैं बात करूँ देवभागा स्कूल की तो इसके बारे में किसने दिया था? इसके बारे में जिमुतु वाहन ने दिया था। जिमुतु वाहन ने देवभागा स्कूल के बारे में बताया था। जिमुतु वाहन ने मनुस्मृति को पढ़ा और मनुस्मृति की बातों को फॉलो करते हुए देवभागा स्कूल में एक अपना स्कूल दे दिया। अर्थात डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज में ये बातें आएंगी। और एक बात बताना चाहूँगा कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन असम एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और असम में ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन देवभागा स्कूल जो है वो असम और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में अप्लाई होता है। अगर मैं बात करूँ मिताक्षरा स्कूल की और देवभागा स्कूल की तो इनकी रेलिवेंसी आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे इनकी रेलिवेंसी केवल और केवल अनकोडिफाइड लॉ के लिए है। अर्थात अगर कोई हिंदुओं का अनकोडिफाइड लॉ है आज भी, उसके संदर्भ में मिताक्षरा देवभागा स्कूल की फिलोसफी को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर लॉ कोडिफाइड हो गया आज के टाइम पे, कोई भी लॉ कोडिफाइड हुआ है जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उनके संदर्भ में इन दोनों स्कूल्स की कोई रेलिवेंसी नहीं रही है। अब हम बात कर लेंगे फोर्थ पॉइंट की, जो है कस्टम। अगर मैं कस्टम की बात करूं, लास्ट एशियन सोर्स की बात करूं वो कस्टम है। तो अगर मैं कस्टम की बात करूं तो कस्टम जो है इवन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3A में भी डिफाइन किया गया है। कस्टम का मतलब होता है कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी एक्टिविटीज़ जो कि बहुत पुराने समय से फॉलो की जा रही हो। कस्टम जो है इसका मतलब होता है हमारे रीति रिवाज, हमारे पुरानी परंपरा। तो कस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज भी हिंदू लॉ में। इवन जो हिंदू लॉ कोडिफाइड हो गए हैं वहाँ भी ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी व्यक्ति का कस्टम जो है वो कोडिफाइड लॉ से अलग है
तो हम कस्टम को प्रिवेल करेंगे, हम कोडिफाइड लॉ को, जो लॉ हमने बनाया है, लेजिस्लेचर ने बनाया, उसको नहीं मानेंगे, हम कस्टम को ही मानेंगे। इसलिए कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। अगर कस्टम के मैं इसेंशियल्स की बात करूं, देखो कस्टम तो बहुत हो सकते हैं, पर केवल वैलिड कस्टम होना बहुत जरूरी है। वैलिड कस्टम जो होगा केवल उसी को ही माना जाएगा, वही उसकी ही वैल्यू है, हर प्रकार के कस्टम की वैल्यू नहीं है। तो जो वैलिड कस्टम के इसेंशियल हैं वो फॉलोइंग हैं। अगर मैं इसेंशियल जो वैलिड कस्टम की बात करूं, तो सबसे पहला है इसेंशियल एशियंट। जो कस्टम है वो एशियंट होना चाहिए, बहुत पुराने समय से वो फॉलो किया जा रहा हो, कोई भी रीति रिवाज, वही कस्टम बनेगा, तभी वो वैलिड कस्टम होगा, वो एशियंट है। पहली दूसरी बात, जो कस्टम है वो रिजनेबल होना चाहिए, अनरिजनेबल नहीं होना चाहिए। रिजनेबल मतलब जायज़ होना चाहिए, हाँ ये कस्टम ठीक है। जैसे कि कोई टाइम था विडो जो सती प्रथा का एक बोलते हैं कि एक बड़ी बुरी प्रथा थी, उसको फॉलो किया जाता था, तो वो भी एक कस्टम ही था, पर उसको फॉलो नहीं किया गया। उसको बाद में बोला गया यह अनरिजनेबल है, इसलिए वो कस्टम इनवैलिड कस्टम माना गया, वैलिड कस्टम नहीं माना गया। जो कस्टम है वो कॉन्टीन्यू होना चाहिए, कॉन्टीन्यूएंस होनी चाहिए उसमें, अर्थात कस्टम जो है बहुत पुराने समय से लगातार फॉलो किया जा रहा है, उसमें कॉन्टीन्यूटी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज़ है वो मेरे पापा जी ने फॉलो करी, मेरे दादाजी ने फॉलो करी, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, तो कॉन्टीन्यूटी से कस्टम वो फॉलो किया जा रहा है। पर अगर मान लो मेरे दादाजी ने कोई काम था वो छोड़ दिया था, वो हमारा कस्टम नहीं रहा, पापा जी ने भी वो काम छोड़ दिया, लेकिन मैं अब फॉलो करना शुरू कर देता हूँ, तो वो कॉन्टीन्यूटी नहीं मानी जाएगी, अर्थात बीच में ब्रेक डाउन हो गया है। मेरे दादाजी पापा जी ने तो वो काम अपनाया ही नहीं, किया ही नहीं, तो वो कस्टम कैसे माना जाएगा। कस्टम कॉन्टीन्यू होना चाहिए। कस्टम सर्टेन भी होना चाहिए। सर्टेन मतलब हाँ पता हो कि वाक्य में ये कस्टम है। अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी मतलब एम्बिगियसनेस नहीं होनी चाहिए, धुंधलापन नहीं होना चाहिए। कस्टम क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है वो है नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। जो कस्टम है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के फेवर में होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कई राजस्थान के कई जगह ऐसी हैं आज भी जहाँ पे चाइल्ड मैरिज आज भी होती है, लेकिन चाइल्ड मैरिज जो है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी मानी जाती है, इसलिए चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ने उसको रेस्ट्रेंट किया हुआ है। इसलिए कस्टम तो है कई जगह पे चाइल्ड मैरिज करवाने का, बाल विवाह करवाने का, पर वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, इसलिए वो कस्टम वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। तो ये कस्टम के इसेंशियल्स हैं, अपने ध्यान दे रहे हैं। इसमें एक और आप पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि पहले सती प्रथा होती थी, वो भी एक कस्टम था, पर वो कस्टम अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी माना गया, इसलिए उस कस्टम को खत्म कर दिया गया। आज के टाइम पे सती प्रथा का कोई भी कस्टम कोई फॉलो नहीं करता, तो ये कस्टम आ गया। अब हम मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में पढ़ लेंगे। हाँ जी गाइस, तो गाइस अब हम मॉडर्न सोर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर मैं मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की बात करूं तो मेनली 3 प्रकार के सोर्स है, मैंने पहले बता दिया था। तो सबसे पहला है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर्स। जब लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं तो उसको लेजिस्लेशन कहा जाता है। लेजिस्लेचर अर्थात पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम पे हिंदू लॉ को ड्राफ्ट करने में। आपने देखा होगा पुराने समय में हिंदू लॉ अनकोडिफाइड था। अनकोडिफाइड का मतलब क्या होता है कि लॉ लिखा हुआ था पर प्रॉपर कोई कोड नहीं बना था, कोई सेक्शंस में डिवाइड नहीं किया गया था। जैसे आज के टाइम पे हिंदू मैरिज एक्ट बन गया है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बन गया है, पर पुराने समय में ऐसा नहीं था, अनकोडिफाइड लॉ था। पर पार्लियामेंट ने क्या किया, लेजिस्लेचर्स ने क्या किया, लॉ को कोडिफाइड कर दिया और उसका प्रॉपर कोडिफिकेशन कर दिया। कोई भी लॉ था, चाहे वो एडॉप्शन को लेकर हो, चाहे वो मेंटेनेंस को लेकर हो, चाहे वो मैरिज को लेकर हो, चाहे वो डाइवोर्स को लेकर हो, उसको प्रॉपर कोडिफाई कर दिया, अर्थात उसका प्रॉपर एक्ट बना दिए, प्रॉपर सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो किसने किया, पार्लियामेंट ने किया, लेजिस्लेचर ने किया, लेजिस्लेशन बनाकर। तो लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। आज के टाइम पे चाहे हिंदुओं में मैरिज की बात हो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पास कर दिया। इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको लेजिस्लेशन की मैं। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में पास कर दिया, जो कि एडॉप्शन के केसेस को डील करता है प्लस मेंटेनेंस के केसेस से डील करता है। हिंदू मिनोरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 में पास कर दिया। किसने किया, पार्लियामेंट ने किया, लेजिस्लेशन बनाकर। तो लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पास हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो लेजिस्लेशन ने हिंदू लॉ को, जो हिंदू लॉ बनाया है वो लेजिस्लेचर्स ने बनाया है थ्रू लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन मॉडर्न टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। अब मैं दूसरे सोर्स ऑफ लॉ की बात करूँ, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का सिंपल सा मतलब होता है जज मेड लॉ। जब जज लॉ बनाते हैं, जब कोर्ट लॉ बनाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 141 है। आर्टिकल
141 है। तो ये बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 141 ये बोलता है कि कोई भी अगर रूल, कोई भी लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट बनाता है, कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है, तो वो जजमेंट, वो रूल्स, वो लॉ जो है वो पूरी कंट्री में जितने भी कोर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट से को छोड़कर जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो सब पर बाइंडिंग होगा। 141 said that the law made by the Supreme Court is binding on every court within the territory of India एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो खुद में बाइंड नहीं होते, पर बाकी सभी कोर्ट के ऊपर बाइंड होते हैं। अर्थात जब सुप्रीम कोर्ट के जज को डिसीजन देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक लॉ बन जाता है, उस डिसीजन को हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एडल्ट्री के ऊपर डिसीजन दिया कि एडल्ट्री इज़ नॉट एन ऑफेंस अंडर आईपीसी 497 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो जो उन्होंने डिसीजन दिया ना, वो जजमेंट लॉ बन गया और उस डिसीजन को हर कोर्ट को फॉलो करना पड़ा, जो भी हाई कोर्ट्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो खुद पे बाइंडिंग नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं वो नहीं भी मान सकते खुद, वो अगले डिसीजन में और कोई डिसीजन दे सकते हैं, उनको मानना बात देनी है, पर बाकी कोर्ट को बाध्य है। तो ये प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट मतलब जब कोर्ट जो है वो कोई भी डिसीजन देते हैं, लॉ बनाते हैं। जैसे हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट डिसीजन देगा, जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो है वो बुरखा के ऊपर डिसीजन दिया, तो कर्नाटका के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सभी को मानना पड़ेगा। हाँ, कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो बाकी स्टेट के हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, पर बाकी जो कर्नाटका के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके ऊपर बाइंडिंग है। तो जो प्रेसिडेंट है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट, एक होते हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट। अगर बाइंडिंग प्रेसिडेंट की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि मानना ही पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारे हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। लेकिन एक हाई कोर्ट का डिसीजन जो दूसरा हाई कोर्ट नहीं मानता, इनको बोलते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव मतलब हम उनको मान सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, उसका अनुसरण कर भी सकता है, नहीं, तो वो परसुएसिव प्रेसिडेंट में की कैटेगरी में आएगा। तो ये हो गया प्रेसिडेंट। अब मैं बात करूंगा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज की। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज की, तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है सिंपल सा कि जब भी कोर्ट के पास कोई ऐसा मुद्दा आता है, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट आता है जिसके ऊपर कोई लॉ बना ही नहीं है, कोई भी हो सकता है कभी ऐसा कि कोर्ट के पास कोई मुद्दा आ गया, कोई ऐसा डिस्प्यूट आ गया जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई भी लॉ नहीं बना हुआ है, तो जो कोर्ट है वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं, जुडिशियल माइंड अप्लाई करके जो सही है उसको देखकर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। जस्टिस कैसे होगा? अपनी अंतर आत्मा की बात सुनकर। गुड कंसाइंस मतलब अंतर आत्मा आपकी क्या बोलती है उसको देखते हुए डिसीजन देते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी मतलब अगर कभी भी कोई भी मुद्दे पे लॉ नहीं है तो कोर्ट जो अपना माइंड अप्लाई करके कोई डिसीजन दे देता है जिससे जस्टिस मिल रहा हो, वो होता है इक्विटी। जस्टिस न्याय देना। और गुड कंसाइंस का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा को पूछना कि क्या सही है क्या गलत है। जज अपनी अंतरात्मा से अपना दिमाग यूज़ करके, जुडिशियल माइंड यूज़ करके डिसीजन देता है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। अर्थात जब भी आज के टाइम पे कोई किसी फैक्ट, किसी मुद्दे पे, किसी डिस्प्यूट पे लॉ नहीं बना है, तो जज अपना माइंड अप्लाई करके इक्विटी को फॉलो करते हुए जस्टिस को, जिससे हो रहा है जस्टिस करवाने के लिए अपनी अंतरात्मा की बात सुन के डिसीजन दे सकता है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है हिंदू आज प्रेजेंट टाइम पे। तो ये जो है मॉडर्न और एशियन सोर्स ऑफ लॉ थे। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे नए ब्लॉगिंग चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ब्लॉग विद ट्विंस, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लीज़ जरूर फॉलो करें। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो नोट्स पूरे फैमिली लॉ 2 के अवेलेबल हैं, फैमिली लॉ 1 के अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, पर नोट्स के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।